हेलो दोस्तों। आज हम दोबारा से रिवरेंट इंसैनिटी कवर करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। अकादमी के बगल में ही एक जू कमरा था। यह गू कमरा बहुत बड़ा नहीं था, बस 60 मीटर का था। गू मास्टर की कल्टीवेशन की राह में गू ही असली ताकत की चाबी होती है। कक्षा खत्म होते ही उत्साहित किशोर उस गू कमरे की ओर दौड़ पड़े। लाइन बनाओ, एक एक करके अंदर जाओ। बाहर से आवाजें आईं। स्वाभाविक ही बात थी कि गू कमरे के बाहर पहरेदार खड़े थे। नौजवान एक एक करके अंदर जाते और फिर बाहर निकलते। आखिरकार फांग युआन की बारी आई। यह कमरा बड़ा रहस्यमयी था। चारों दीवारों में जगह जगह पर चौकोर छेद बने हुए थे। उन छेदों में अलग अलग आकार के छोटे छोटे चौकोर खाने बने हुए थे, कोई बड़ा तो कोई छोटा। बड़े वाले मिट्टी के बर्तन जितने थे और छोटे मुट्ठी के बराबर। उन चौकोर खानों में अलग अलग तरह के बर्तन रखे थे। कोई पत्थर का कटोरा था, कोई हरे जट की थाली, कोई बांस की टोकरी, कोई मिट्टी का छोटा चूल्हा। इन्हीं बर्तनों में तरह तरह के गू रखे हुए थे। कुछ गू चुपचाप बैठे थे तो कुछ अलग अलग आवाजें निकाल रहे थे। कोई चिरचिरा रहा था, कोई बकबका रहा था, कोई सरसराहट कर रहा था। सब आवाजें मिलकर एक तरह का जीवन का संगीत बना रही थीं। गू भी 9 बड़े स्तरों में बटे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गू मास्टर्स के 9 रेल्म होते हैं। इस कमरे में जितने भी गू हैं सब रैंक 1 गू हैं। फैंग युआन ने इधर उधर देखते ही तुरंत समझ लिया। आमतौर पर रैंक 1 गू मास्टर केवल रैंक 1 गू ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे उच्च स्तर का गू इस्तेमाल करें तो उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और फिर गू को खिलाना पिलाना पड़ता है। ऊंचे स्तर के गू को खिलाने का खर्च कम रैंक वाले गू मास्टर्स उठा ही नहीं सकते। इसीलिए जो नए गू मास्टर्स होते हैं वे हमेशा अपनी पहली रिफाइंड गू के रूप में रैंक 1 गू ही चुनते हैं, जब तक कि कोई विशेष स्थिति न हो। पहला रिफाइंड गू बहुत मायने रखता है। वही उनका वाइटल गू बनता है, जिससे उनका जीवन सीधे जुड़ जाता है। अगर वो गू मर जाए तो गू मास्टर को भारी झटका लगता है। हाय, मेरी असली इच्छा तो यही थी कि मुझे फ्लावर वाइन मंक का लिकर वर्म मिल जाए और मैं उसे ही अपना वाइटल गू बनाऊं, मगर अभी तक तो उसकी हड्डियां ही नहीं मिली। न जाने कब मिलेगी, या शायद कोई और उसे ढूंढ ले। अभी के लिए सुरक्षित यही होगा कि मूनलाइट गू ले लूं। फैंग युआन ने मन में आह भरी और बाईं तरफ वाली दीवार की ओर बढ़ गया। उस दीवार के ऊपरी खाने में चांदी की थालियों की एक पंक्ति रखी थी। हर थाली में एक जू रखा था। ये गू अर्धचंद्र के आकार के नीले क्वार्ट्ज जैसे चमकदार थे। चांदी की थाली पर रखे हुए ये गू बेहद शांत और खूबसूरत लग रहे थे। इन्हें मूनलाइट गू कहा जाता है। ये गू युए कबीले का खास गू था और कबीले के ज्यादातर लोग इसी को अपना विटल गू चुनते थे। मूनलाइट गू कोई प्राकृतिक गू नहीं था, बल्कि इसे गू युए कबीले ने गुप्त तरीके से विकसित किया था। ये गू कहीं और नहीं मिलता था, इसीलिए इसे गू युए कबीले का प्रतीक भी कहा जा सकता था। चूंकि सारे रैंक 1 मूनलाइट गू थे, उनमें कोई खास अंतर नहीं था। फांग युआन ने बेतरतीब ही एक उठा लिया। मूनलाइट गू बहुत हल्का था, जैसे कागज का टुकड़ा। उसकी हथेली पर यह इतना ही जगह ले रहा था जितना एक छोटा जेड लॉकेट लेता। फांग युआन जब उसे देखता तो अपने हाथ की लकीरों तक साफ दिख जाती। एक नज़र और डालकर जब उसे कोई गड़बड़ी नहीं लगी तो उसने मूनलाइट गू अपनी जेब में रख लिया और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर अभी भी कतार लंबी लगी हुई थी। फांग युआन को बाहर निकलते ही अगला नौजवान बड़े उत्साह से अंदर घुस गया। बाकी लोग तो अपना गू लेते ही घर जाकर तुरंत रिफाइन करना शुरू कर देते, मगर फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी। उसका मन अब भी लिकर वर्म पर अटका हुआ था। लिकर वर्म मूनलाइट गू से कहीं ज्यादा कीमती था। हालांकि मूनलाइट गू गू युए गांव का विशेष गू था, लेकिन गू मास्टर के लिए लिकर वर्म कहीं अधिक सहायक होता। गू कमरे से निकलते ही फैंग युआन सीधे शराब खाने की ओर चला गया। दुकानदार, 2 घड़े पुरानी शराब। फैंग युआन ने अपनी जेब टटोली और बचे हुए प्राइमीवल स्टोन के टुकड़े काउंटर पर रख दिए। पिछले कुछ दिनों से वो रोज यहां आता, शराब खरीदता और फिर गांव की सरहदों पर जाकर लिकर वर्म को लुभाने की कोशिश करता। दुकान का मालिक एक ठिगना और मोटा आदमी था, जिसका चेहरा हमेशा तेल से चमकता रहता। इन दिनों में उसने फैंग युआन को अच्छी तरह पहचान लिया था। हुजूर, आप आ गए। वो फैंग युआन का स्वागत करते हुए हंस पड़ा और मोटे छोटे हाथों से प्राइमीवल स्टोन के टुकड़े झपट लिए। उन्हें तौलते हुए जब उसने वजन सही पाया तो उसका चेहरा और खिल उठा। इस दुनिया में प्राइमीवल स्टोन्स ही असली मुद्रा थे। यही हर वस्तु का मूल्य नापते थे। यही दुनिया का कंडेंस्ड एसेंस भी थे, जिन्हें गू मास्टर कल्टीवेशन में प्रयोग करते थे। इस तरह प्राइमीवल स्टोन्स का काम वैसा ही था जैसा पृथ्वी पर सोने का। फर्क इतना था कि यहाँ उनकी खरीद क्षमता सोने से कहीं ज्यादा थी। मगर फैंग युआन जैसे खर्च करेगा तो चाहे जितने प्राइमीवल स्टोन्स हों, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। रोज 2 घड़े शराब और अब 7 दिन हो गए हैं। मेरी शुरुआती बचत लगभग खत्म हो गई है। फैंग युआन हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए शराब खाने से बाहर निकला। एक बार गू मास्टर बनने के बाद कोई भी प्राइमीवल स्टोन से सीधे प्राइमीवल एसेंस निकाल सकता था और अपनी अपर्चर की प्राइमीवल सी भर सकता था। इसलिए गू मास्टर्स के लिए प्राइमीवल स्टोन्स केवल मुद्रा ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन का सहारा भी थे। जिनके पास ये पर्याप्त मात्रा में हो, वे कल्टीवेशन में दूसरों से कहीं आगे बढ़ सकते थे।
कल से शराब खरीदने के लिए प्राइमीवल स्टोन्स ही नहीं बचेंगे और लिकर वर्म अब तक सामने नहीं आया। क्या सचमुच मुझे मूनलाइट गू को रिफाइन कर अपना वाइटल गू बनाना पड़ेगा? फैंग युआन को भीतर से असंतोष महसूस हो रहा था। 2 घड़े शराब उठाए चलते हुए उसने सोचा, अकेडमी एल्डर ने कहा था कि जो सबसे पहले अपना वाइटल गू रिफाइन कर लेगा उसे 20 प्राइमीवल स्टोन्स का इनाम मिलेगा। शायद अभी सब घर पर जुटे होंगे रिफाइन करने में ताकि पहला स्थान पा सके। मगर ये तो असल में टैलेंट की परीक्षा है। जिनका प्राइमीवल टैलेंट अच्छा है उन्हें बढ़त है। मेरी तो सी ग्रेड टैलेंट है, खास साधनों के बिना मेरा तो कोई चांस ही नहीं। इसी बीच पीछे से आवाज आई, बड़े भाई आप सचमुच शराब खाने गए थे और शराब खरीदी। चलिए, बुआ और चाचा आपसे मिलना चाहते हैं। फैंग युआन ने कदम रोककर पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि उसका छोटा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा, जो हमेशा सिर झुकाकर बातें करता। अब दोनों भाई आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। एक झोंका हवा का चला, बड़े भाई के बिखरे छोटे बाल उड़ गए और छोटे भाई की चोगे की झालर लहराने लगी। बस 1 महीने का ही वक्त बीता था और इंसान कितनी जल्दी बदल जाते हैं। अवेकनिंग सेरेमनी के बाद के इस हफ्ते में बड़ा भाई फैंग युआन आकाश से गिर पड़ा। उसका जीनियस का तमगा बेरहमी से छीन लिया गया और छोटा भाई फैंग जेंग धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे कोई नया तारा उग रहा हो। फैंग जेंग के लिए यह बदलाव उसके जीवन में भूचाल जैसा था। अब वो वही सब अनुभव कर रहा था जो उसका बड़ा भाई करता था। लोग उस पर उम्मीदें बांधते, ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से उसे देखते। उसे लगता जैसे कोई उसे अंधेरे कोने से खींचकर उजाले भरे हेवन में ले आया हो। हर सुबह उसे लगता जैसे वो कोई मीठा सपना देख रहा है। पहले और अब के व्यवहार का फर्क इतना था कि उसे यकीन ही नहीं होता, पर साथ ही उसे इसकी आदत डालना मुश्किल हो रहा था। शुरुआत के 10 दिनों में फैंग जेंग दुबला तो जरूर हुआ, लेकिन भीतर से ऊर्जा से भर गया। उसके दिल में आत्मविश्वास नाम का बीज अंकुरित होने लगा। तो यही एहसास बड़े भाई हमेशा करते थे, कितना सुंदर और कितना दर्दनाक एक साथ। वो बार बार अपने बड़े भाई फैंग युआन के बारे में सोचता। इतने लोगों की नजरें और चर्चाएं झेलना उसका भाई कैसे करता था। धीरे धीरे उसने अपने भाई की तरह गंभीर चेहरा बनाकर रखना शुरू कर दिया, मगर जल्दी ही समझ गया कि ये अंदाज उसके बस का नहीं। कक्षा में किसी लड़की की पुकार सुनते ही उसका चेहरा लाल हो जाता। सड़क पर औरतों की चुहल से तो वो कई बार भाग खड़ा हुआ। वो जैसे चलना सीखता बच्चा हो, बार बार ठोकर खाता, गिरता और उठता। इसी दौरान वो अपने बड़े भाई के बारे में भी बातें सुनता कि वो उदासी में डूबा है, शराब पीता है, घर नहीं लौटता, कक्षा में सोता है। ये सब सुनकर उसे बहुत झटका लगता। उसका बड़ा भाई जो कभी इतना महान जीनियस कहा जाता था, अब इस हालत में। मगर धीरे धीरे उसने इसे समझना शुरू किया। उसका भाई भी आखिर इंसान ही तो है। इतना बड़ा झटका किसी को भी तोड़ सकता है। इस समझ के साथ फैंग जेंग के भीतर एक छिपी हुई खुशी भी जन्म लेती। ये भावना वो मानना नहीं चाहता था, मगर वो मौजूद थी। उसका भाई जो कभी उसके ऊपर छाया किए रहता था, अब टूटा फूटा और उदास था। ये उल्टे में उसकी अपनी तरक्की का सबूत नहीं था क्या? असल में अब वही सबसे आगे था। यही सच था। इसलिए जब उसने फैंग युआन को शराब के घड़े उठाए, बिखरे बाल और मैली कुचैली हालत में देखा तो फैंग जेंग को एक तरह की राहत महसूस हुई। उसकी सांसें आसान हो गईं। मगर उसने कहा, बड़े भाई आपको शराब छोड़नी होगी। इस तरह नहीं चल सकता। आप जानते ही नहीं आपके लिए कितने लोग चिंतित हैं। आपको संभलना होगा। फैंग युआन का चेहरा भावहीन था। उसने कुछ नहीं कहा। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। छोटे भाई फैंग येंग की आंखों में चमक थी, उनमें तेज धार थी। लेकिन बड़े भाई फैंग युआन की आंखें गहरी काली थीं, जैसे कोई प्राचीन अंधा कुआं। इन आंखों ने फैंग जेंग को दबाव का एहसास कराया। उसने अनजाने में ही नजरें फेर लीं। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसके भीतर गुस्सा उमड़ा। ये गुस्सा खुद पर था। क्या हो गया है मुझे? अपने बड़े भाई की आंखों में देखकर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नहीं, मैं बदल चुका हूं, पूरी तरह बदल चुका हूं। ये सोचकर उसने फिर अपनी आंखों में वही तेजी भर ली और बड़े भाई को देखा। मगर इस बार फैंग युआन पहले ही उसे नजरअंदाज कर चुका था। दोनों हाथों में शराब के घड़े लिए वो उसके पास से निकल गया और फीकी आवाज में बोला, क्या देख रहा है? फैंग जेंग की सांसें बिखर गईं। दिल में जमा हुआ आत्मविश्वास बाहर नहीं आ पा रहा था। ये उसे अजीब सी उदासी में डाल गया। जब उसने देखा कि उसका बड़ा भाई काफी आगे निकल गया है, तो वो तेजी से कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंचा। लेकिन इस बार उसका सिर झुका नहीं था। उसने सिर उठाकर सूरज की ओर देखा। उसकी नजरें उसके अपने पांवों पर थीं, जो बड़े भाई फैंग युआन की परछाई पर